भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें साझा की है। उन्होंने बताया कि इस दौरान चीन पाकिस्तान को लाइव इनपुट और भारतीय हथियारों की जानकारी दे रहा था, जबकि तुर्की के ड्रोन और पायलट भी पाकिस्तान में मौजूद थे। फिक्की के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप सेना प्रमुख ने कहा कि भारत ने एक साथ 3 दुश्मनों को मात दी। उन्होंने मजबूत वायु रक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि चीन पाकिस्तान को अपने हथियारों के लिए जीवंत प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर भारत के रुख से चीन को मिर्ची लग गई है। उसने भारत से तिब्बत में हस्तक्षेप न करने और दलाई लामा के पुनर्जन्म पर चीन के नियमों का सम्मान करने की नसीहत दी है। पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 2 टूक कहा था कि अगला दलाई लामा कौन होगा, यह फैसला चीन नहीं, खुद दलाई लामा करेंगे। भारत ने चीन के विरोध के बावजूद दलाई लामा और तिब्बत के समर्थन में मजबूत रुख बनाए रखा है। मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त तलाशी अभियान में 203 हथियारों का बड़ा जखीरा जब्त किया गया है। 3 जुलाई की आधी रात से 4 जुलाई सुबह तक चलाए गए इस अभियान में मणिपुर पुलिस, असम राइफल्स, सेना और सीएपीएफ ने हिस्सा लिया। तेंगनौपाल, कांगपोकपी, चंदेल और चुराचांदपुर जिलों में गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी ली गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने 30 जून से 1 जुलाई तक लंदन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अपने ब्रिटिश समकक्ष जोनाथन पॉवेल संग भारत ब्रिटेन रणनीतिक वार्ता में हिस्सा लिया। डोभाल ने यूके के विदेश सचिव डेविड लेमी और सुरक्षा मंत्री डैन जार्विस से मुलाकात कर रक्षा और सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की। तमिलनाडु के मंत्री ईवी वेलु ने संस्कृत श्लोकों का मजाक उड़ाते हुए कहा, इसे भला कौन समझता है। वेल्लोर में एक कार्यक्रम में उन्होंने केंद्र सरकार पर तमिल भाषा के लिए केवल 167 करोड़ रुपए देने और संस्कृत के लिए 2500 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया। मंत्री ने आगे दावा किया कि संस्कृत को आम लोग नहीं समझते, जबकि तमिल एक जीवंत भाषा है जिसमें प्रेमी अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। कलकत्ता लॉ कॉलेज रेप केस में गिरफ्तार मुख्य आरोपी मैंगो मिश्रा पर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी के अनुसार मिश्रा ने कथित तौर पर छात्र संघ के कमरे को बार में बदल दिया था, जहां वो शराब पीता और पार्टियां करता था। यह खुलासा उसके एक सहपाठी ने किया है। आरोपी पर महिलाओं को परेशान करने और कर्मचारियों को धमकाने की कई शिकायतें दर्ज हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि मामले में शाही ईदगाह मस्जिद को आगे की सुनवाइयों में विवादित ढांचा कहने की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने कहा कि इस आवेदन को अभी इस चरण पर खारिज किया जाता है। यह याचिका अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने दायर की थी, जिसे कुछ अन्य पक्षों का समर्थन प्राप्त था। हाईकोर्ट में इस समय जन्मभूमि परिसर से अतिक्रमण हटाने को लेकर 18 मामलों की एक साथ सुनवाई चल रही है। फेमस फैशन ब्रांड प्राडा के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें कोल्हापुरी चप्पल के अवैध उपयोग और व्यवसायीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि प्राडा ने मिलान फैशन शो में पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पलों जैसी डिजाइन वाली सैंडल्स पेश कर भारत की सांस्कृतिक विरासत और कारीगरों की पहचान को ठेस पहुँचाई है। याचिकाकर्ताओं ने माफी, आर्थिक मुआवजे और भविष्य में GI टैग उत्पादों के दुरुपयोग से बचने की गारंटी की मांग की है। केंद्र सरकार ने 3 जुलाई को वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियम 2025 को अधिसूचित कर दिया। ये नियम वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत बनाए गए हैं, जो 8 अप्रैल 2025 से लागू हुआ था। नए नियमों में वक्फ संपत्तियों के पोर्टल, डेटाबेस, पंजीकरण, लेखा परीक्षा और खातों के रखरखाव से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। साथ ही विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के रखरखाव के लिए भुगतान की प्रक्रिया भी तय की गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का वक्फ डिवीजन इस पूरे पोर्टल और डेटा निगरानी का प्रभारी होगा। मुंबई के मीरा रोड इलाके में हिंदी में जवाब देने पर एक मिठाई दुकानदार से मारपीट करने वाले राज ठाकरे की MNS के 7 कार्यकर्ताओं को कुछ घंटों में ही छोड़ दिया गया। यह घटना सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए सामने आई थी, जिससे देश भर में भारी नाराजगी फैली। शुरुआत में MNS कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की बात कही गई, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें सिर्फ पूछताछ के बाद जमानती धाराओं में छोड़ा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बिहार के नालंदा में मुहर्रम के मौके पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने के आरोप में IMIM के नालंदा जिलाध्यक्ष शमीम अख्तर को गिरफ्तार किया गया है। उसने फेसबुक लाइव पर बिहार शरीफ में मुहर्रम जुलूस न निकलने को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। पुलिस ने वीडियो को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला पाया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
इंदौर में रेप और यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार शूटिंग कोच मोहसिन खान को लेकर पीड़िताओं ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पीड़िताओं ने बताया कि मोहसिन खान खुद को मुस्लिम लड़कियों का भाई बताता और हिंदू लड़कियों को ही अपना निशाना बनाता था। ऑर्गेनाइजर की ग्राउंड रिपोर्ट में हुए खुलासे के अनुसार मोहसिन हिंदू लड़कियों के शरीर पर भद्दी टिप्पणियां करता, उन्हें गोमांस खिलाता, कलावा, तिलक पहनने से रोकता और नाबालिगों को निशाना बनाता था। वह पीएम मोदी, सीएम योगी जैसे नेताओं की बुराई और इजरायल विरोधी बातें भी करता था। हॉकी इंडिया ने पुष्टि की है कि पाकिस्तानी टीम एशिया कप 2025 में हिस्सा लेने के लिए भारत आएगी। यह टूर्नामेंट अगस्त में बिहार के राजगीर में आयोजित होगा। भारतीय सरकार ने पाकिस्तान को भागीदारी के लिए आधिकारिक मंजूरी भी दे दी है। हालांकि पहलगाम आतंकी हमले और भारत के प्रति पाकिस्तान के लगातार शत्रुतापूर्ण रवैये के चलते यह निर्णय आम नागरिकों को पसंद नहीं आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक बार फिर घोषणा की है कि गुरुवार रात को वह 10 से 12 देशों को आधिकारिक पत्र भेजेंगे। साथ ही ट्रंप ने वैश्विक व्यापार नियमों को नया स्वरूप देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जिससे कई देशों की चिंताएं बढ़ सकती हैं। रूस दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दे दी है। मॉस्को ने तालिबान द्वारा नियुक्त अफगान दूतावास के राजनयिकों को जिम्मेदारी सौंप दी। यह बड़ा फैसला वैश्विक कूटनीति में एक नया मोड़ है और इससे अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति प्रभावित हो सकती है।